हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा नॉवल देयर आइज फॉर वाचिंग गॉड रिटन बाय जोरा नील हर्स्टन। राइटर को मैंने डिस्कस किया हुआ है, आप वो वीडियो देख सकते हैं ताकि आपको नॉवल आसानी से समझ में आ सके। सो आज की इस वीडियो में कंप्लीट नॉवल की समरी चैप्टर बाय चैप्टर समरी एंड एनालिसिस करेंगे आज की इस वीडियो में। सो फाइनल तक एंड तक वीडियो देखिए, बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है क्योंकि नॉवल के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे क्योंकि नॉवल में से कोटेशंस है रिलेटेड टू थीम्स एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अ काइंड ऑफ दिस वीडियो इज़ ऑल इन वन। नॉवल पढ़े आप इस वीडियो को ही देखेंगे लास्ट तक तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे एंड यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन। सो सबसे पहले मैं आपको करेक्टर्स के बारे में बता दूं ताकि स्टोरी आपको ईजी वे में समझ में आ सके। सो अबाउट द नॉवल, ये जो है अफ्रीकन अमेरिकन फेमिनिस्ट क्लासिक है और इफ़ेक्ट्स ऑफ रेसिज्म की बात हो रही है इस नॉवल के अंदर। और ये पब्लिश हुई थी 1937 में ईटनवाइल फ्लोरिडा। और जो सेटिंग जो कि इसकी सेटिंग है ईटनवाइल और एवरग्लेड्स। फर्स्ट एंड थर्ड पर्सन ओमनिशियंट नरेशन आपको देखने को मिलेगा। और प्रोटैगनिस्ट जो है जेनी क्रॉफोर्ड, जो कि एक मिक्स्ड रेस कैरेक्टर है। थीम्स आपको मिलेंगे रेसिज्म, जेंडर रोल्स, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और इंडिपेंडेंस के रिलेटेड। और कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं? कैरेक्टर्स बिगन विद द कैरेक्टर ऑफ जेनी, जो कि प्रोटैगनिस्ट भी है, नरेटर भी है, जो कि मिक्स्ड रेस गर्ल होती है। और उसके अलावा उसके 3 हस्बैंड्स, वो 3 मैरिजेस करती है। पहले हस्बैंड का नाम है लोगन क्लिक्स, सेकेंड हस्बैंड का नाम है जो स्टार्क या जिसको जोडी भी कहा जाता है, जोडी स्टार्क। और तीसरे हस्बैंड का नाम है टी केक, और इसका जो है टी केक प्यार से बुलाते हैं, निकनेम है, और इसका नाम है वर्जिबल वुड्स। ठीक है, टी केक एंड वर्जिबल वुड्स सेम पर्सन। 3 हस्बैंड्स हो गए इसके। फिर आता है नैनी का कैरेक्टर। नैनी जो जेनी की ग्रैंड मदर थी और नैनी की बेटी का नाम है लीफी, जो कि जेनी की मदर थी। ठीक है, सो नॉवल के एनालिसिस में हम देखेंगे कि इनके साथ क्या हुआ था, वो सब कुछ डिटेल के साथ। और फीबी कौन है? फीबी जो है जेनी की बेस्ट फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड है, और जेनी उसको अपनी स्टोरी नरेट करती है। सैम वाटसन फीबी का हस्बैंड है। और डॉक्टर साइमंस जो है, डॉक्टर साइमंस एक वाइट डॉक्टर होते हैं जो जेनी को बताते हैं टी के जो है रबीज़ के बारे में। कैप्टन ईटन जो कि एक एंटरप्रेन्योर होता है, जो कि ईटन वेल में आता है। हज़िकिया पॉट्स जो कि लॉयल एम्प्लॉई है जोडी के स्टोर में। मिसेस टर्नर जो कि नेबर है टी केक और जेनी का। जॉनी टेलर जो कि वो फर्स्ट पर्सन है जिसका मेंशन किया गया था, माइनर कैरेक्टर है जिसको जेनी किस करती है। तो शुरू करते हैं चैप्टर वाइज समरी एंड एनालिसिस। ये सिर्फ एनालिसिस ही नहीं, इसके अंदर आपके सारी चीज़ें कवर अप होंगे। इसके अंदर आपके थीम्स भी कवर होंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर होंगे, एग्ज़ाम क्वेश्चंस कवर होंगे, क्योंकि मैंने डिटेल के साथ पढ़ के जो कि इम्पोर्टेंट इवेंट्स है, इम्पोर्टेंट कोटेशंस या लाइन्स है जो कि आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, उनको पढ़ के हाईलाइट किया हुआ है एंड आई डिलीवर टू यू। तो शुरू करते हैं। चैप्टर 1 में क्या होता है? चैप्टर 1 में आप देखते हैं नॉवल शुरू होती है विथ अ स्टेटमेंट अबाउट डिफरेंस बिटवीन ड्रीम्स ऑफ मेन एंड वीमेन के। और ये बताते हैं कि मैन के ड्रीम जो है दे आर लाइक डिस्टेंट शिप्स। और मैन की डिस्टेंट शिप क्यों है? क्योंकि द शिप कम्स इन एंड द ड्रीम इज़ रियलाइज। जबकि वुमेन के केस में क्या होता है? वुमेन के केस में ये होता है कि वुमेन डोंट वेट एंड वॉच फॉर द शिप टू कम इन, दे जस्ट ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। सो ये डिफरेंस बताया गया है मेन और वुमेन के ड्रीम का। द ड्रीम इज़ द ट्रूथ, ठीक है, और ट्रूथ की रिप्रेजेंटेशन होती है ड्रीम। सो प्रोटैगनिस्ट जो थी जेनी कई साल बाद यानी 2 ईयर्स बाद अपनी टाउन ईटन वेल वापस आ जाती है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। और टाउन के पीपल उसको जो है बुरी नज़रों से देखते हैं और उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं सिवियर हार्श वर्ड्स के साथ। कहती है कि क्या इम्प्रॉपर ड्रेस पहना हुआ है जेनी ने, ठीक है, प्रॉपर ड्रेस पहनना चाहिए, इस तरह क्रिटिसाइज़ करते। सो ये सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है कि सोसाइटी
आपसे क्या तवक्को रखता है, पार्टिकुलरली वीमेन सेस ऑफ फेमिनिज़म की लेंस से हम इसको पढ़ेंगे फेमिनिस्ट व्यू से। ब्लैक फेमिनिज़म पार्टिकुलरली इस नॉवल के अंदर इम्पॉर्टेंट है। और ये वो लोग क्या नोटिस करते हैं, वो नोटिस करते हैं उसके टाइट बॉटम्स को, उसकी ब्यूटीफुल हेयर को और पगनेशियस ब्रेस्ट वगैरह, ठीक है, और उसके ऊपर उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं। काफ़ी टाइम बाद 2 इयर्स बाद वो अपने टाउन वापस आ जाती है। सो जेनी उनके बातों को कोई ध्यान नहीं देखती और वहाँ से गुज़र जाती है और अपने दोस्त फीबी से मिलती है, और जो उसकी ओल्ड फ्रेंड थी जेनी की, और फीबी उनको जेनी को डिफेंड करती है उनसे, और जेनी को कहती है कि वाई यू आर नॉट आंसरिंग देम, उनको कुछ कहते क्यों नहीं हो। तो जेनी क्या करती है, जेनी अपनी स्टोरी अपनी दोस्त फीबी को सुनाती है कि व्हाट हैपन टू हर अलोंग ऑल दिस ईयर्स, उसने क्या एक्सपीरियंस किया, वो पूरा किस्सा बताती है। सो नरेशन बैकवर्ड टुवर्ड्स पास्ट की तरह जाता है। जेनी स्टोरी सुनाती है अपनी फ्रेंड फीबी को। जेनी एंड फीबी दे हेयर लाफ्टर्स फ्रॉम द मेन वेमेन अक्रॉस द स्ट्रीट्स। अगेन वही जो क्रिटिसिज्म की हम बात कर रहे थे। जेनी कहती है माई टंग विल इज़ इन माई फ्रेंड्स माउथ, यानी मेरी जगह मेरी फ्रेंड फीबी बोलेगी क्योंकि मेरा टंग उसके माउथ में है, यानी मेटाफोरिकल सेंस में कि वो मेरे जगह में बोलेगी काइंड ऑफ, ठीक है। सो जेनी अपनी स्टोरी शुरू कर देती है। सो चैप्टर 1 में ये है एनालिसिस। अगर आप देखें चैप्टर 1 तो ये जब नॉवल जो है इट्स अबाउट सेल्फ डिस्कवरी के बारे में है। जेनी को देखेंगे कि वो काइंड ऑफ एक एक्सप्लोरेशन में जाती है 3 हस्बैंड के साथ, इसका जो एक्सपीरियंस वो, और एट द एंड वो डिस्कवर करती है अपनी आइडेंटिटी को, अपनी ट्रू सेल्फ को। एंड शी हैज़ जस्ट बीन रिटर्न फ्रॉम 2 years जर्नी, और नावल बैकवर्ड नरेशन की तरह गया। और हर्स्टन जो राइटर है क्या चीज़ रिफ्लेक्ट करना चाहता है, फेमिनिज़म कि किस तरह जो है ऑपरेशन का शिकार है वुमेन पेट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर, रेस के रिलेटेड इश्यूज़, जो ब्लैक कम्युनिटी है, ब्लैक लोग है जो वाइट लोगों में रहते हैं, उनके प्रॉब्लम्स एक्सेट्रा। सो चैप्टर 2 के अंदर क्या है, चैप्टर 2 के अंदर जेनी अपनी स्टोरी अपनी फ्रेंड को बताती है, शुरू करती है, कहती है शी नेवर न्यू हर मदर, जेनी कहती है मैं अपनी माँ को जानती भी नहीं थी, फादर को भी मैं नहीं जानती थी, और मुझे रेस किया है मेरी ग्रैंड माँ ने। ग्रैंड माँ को वो नैनी कह के बुलाती थी, और नैनी जो है वाइट चिल्ड्रन के वहाँ पे नैनी थी, एज अ नैनी काम करती थी, और उस फैमिली का नाम है वाशबर्न फैमिली। सो एवरीवन जेनी का भी जो है ग्रूमिंग वहाँ पे ही हुई है इस वाशबर्न फैमिली उनके वाइट चिल्ड्रन के साथ। जेनी को हर कोई अल्फ़ाबेट कह के बुलाता है। अल्फ़ाबेट कह के क्यों बुलाता है, बिकॉज उसके बहुत सारे नाम्स थे। अगेन आइडेंटिटी के रिलेटेड भी ये हो सकता है कि कोई ख़ास आइडेंटिटी नहीं है, बहुत सारे नाम्स थे, इसलिए उसको अल्फ़ाबेट कह के बुला लेते हैं। जेनी डजंट नो दैट शी इज़ अ ब्लैक अनटिल द फोटोग्राफ ऑफ हर। 6 साल की उम्र तक जेनी को ये रियलाइजेशन नहीं होती कि वो ब्लैक कलर की है, यानी वो मिक्स कलर की थी ना, मिक्स रेस की थी, ब्लैक कलर की थी। सो 6 ईयर तक तो उसको रियलाइज़ नहीं होता इस चीज़ का। 6 ईयर में जब उसको फोटोग्राफ दिखाई जाती है उन वाइट चिल्ड्रन के साथ, उसमें जेनी भी होती है, वो ख़ुद को ढूंढती रहती है कि इस फोटोग्राफ में आखिर में कहाँ हूँ। फिर ढूंढते ढूंढते वो ख़ुद को नहीं ढूंढ पाती क्योंकि वो काली थी, नज़र नहीं आ रही थी। तो वो क्या कहती है कि एम हैरान होती है वहाँ पे वो पिक्चर देखी, एम कलर्ड, वहाँ पे उसको रियलाइज़ होता है कि मैं ब्लैक हूँ, एम कलर्ड, इस तरह का कोई वर्ड वो यूज़ करती है। और स्कूल में भी देखे दूसरे चिल्ड्रन, ब्लैक चिल्ड्रन उससे जेलस भी होते थे, बिकॉज जेनी वेयर्स था वॉचमैन चिल्ड्रंस हैंड मी डाउन्स, यानी उनके जो क्लॉथ्स वगैरह पहनती थी। सो अगेन वाइट और ब्लैक कहा जाता है सुपीरियॉरिटी वर्सेस द इन्फीरियॉरिटी। और जो चीज़ जेनी को फैसिनेट करती है वो है पियर ट्री। पियर ट्री एज अ सिंबल भी यूज़ हुआ है, जो कि वुमेन या जेनी के सेक्सुअलिटी को, उसके सेक्सुअल ग्रूमिंग, उस चीज़ को मेचोरिटी की तरफ उस चीज़ को शो करती है। सो वो एक दिन नोटिस करती है पियर ट्री की ब्लूमिंग की, बीस आ रहे वहाँ पे उस फ्लावर्स पे पियर ट्री के। सो शी इज़ mesmerized by the beauty of bees pollinating the pear blossoms,
और उसकी सेक्सुअलिटी अवेकन होती है और वहाँ पे एक लड़के को वो देखती है जिसका नाम है जॉनी टेलर, उसको वहाँ पे जाके वो किस करती है और यानी कि नैनी जो है उसको देखती है और उसको वापस घर ला के डांटती है, मारती भी है, यानी स्लैप करती है, राइट। और कहती है कि अभी तुम तो बड़ी हो गई, तुम्हारी शादी करनी चाहिए, और शादी किससे करवाती है, ज़बरदस्ती करवाती है इसकी शादी लोगन क्लिक्स के साथ। सो ये शादी अरेंज था, बाय फोर्स था। जेनी इससे लव नहीं करती थी। सो नैनी कहती है जब शादी कर लोगे तो लव खुद ब खुद हो जाएगा। और एक चीज़ ये कि उस सोसाइटी के अंदर देखा जाता था फाइनेंशियल सिक्योरिटी, और ये फुलफ़िल कर पाता था ये लोगन क्लिक्स क्योंकि रिच था और इसके पास क्या था, 60 एकर्स ऑफ लैंड था। इसीलिए नैनी जो है जेनी की शादी इससे करवा देती है। नैनी नरेट्स टू द जेनी को ये बात बताती है कि नैनी खुद भी स्लेव थी एक टाइम पे, तो वो स्लेव मास्टर नैनी को रेप करते हैं। एज अ रिज़ल्ट नैनी की मदर लीफ़ी पैदा होती है और लीफ़ी जो है अगेन नैनी चाहती थी कि लीफ़ी स्कूल मास्टर बने, वो उसको बड़ा करके स्कूल भेजती है और एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, वहाँ के भी स्कूल मास्टर लीफ़ी जो जेनी की मदर है उसको स्कूल मास्टर लीफ़ी का रेप कर देते हैं और एज अ रिज़ल्ट जेनी पैदा होती है। सो अगेन जब मास्टर ने नैनी का रेप किया हुआ था तो वहाँ की जो मिस्ट्रेस थी उसने नैनी को धमकाया कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगी और जो लीफ़ी पैदा हुई है इसको मैं स्लेव मार्केट में बेच दूंगी। सो ये सुन के नैनी वहाँ से भाग जाती है। ठीक है, ये था स्टोरी एनालिसिस में। आप देखें तो यही जेनी ने यहाँ पे भी यही है कि नैनी ने जो है जेनी को रेज़ किया किस तरह, एंड वही। सो एनालिसिस में आप देखें पीयर ट्री एज अ सिंबल यूज़ हुआ है, जेनी के सेक्सुअलिटी, अवेकनिंग सेक्सुअलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। ये जो है ग्रीन लाइंस ये इम्पोर्टेंट है, आप इम्पोर्टेंट लाइंस है बुक में से, ठीक है, आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। सो यू हैव टू फोकस ऑन दिस ग्रीन लाइंस। फिर कहती है वेयर इज़ द अदर वीमेन एक्सेप्ट देयर कंडीशंस, दूसरे वीमेन थे उन्होंने अपनी कंडीशंस को एक्सेप्ट किया इंक्लूडिंग नैनी, वेयर एज जेनी इस तरह नहीं थी, जेनी थोड़ी सी डिफरेंट थी, वो अपने डिज़ायर्स को फॉलो करती थी। सो जेनी हैज़ द पावर टू सी व्हाट शी वांट्स टू सी। और दूसरा जो सिंबल गेट का सिंबल यहाँ पे यूज़ हुआ है, गेट सिंबलाइज करता है बिगनिंग, ओपनिंग या न्यू अपॉर्चुनिटी या न्यू वर्ल्ड या न्यू स्टेज इन लाइफ। सो जेनी गेट खोलती है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ उसकी तरफ आते हैं, शादी कर लेती है। फिर आ जाता है हमारे पास चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में क्या होता है, बिफोर मैरिंग लोगन, लोगन से शादी करने से पहले जेनी ये बात फाइंड आउट करने की कोशिश करती है क्या मुझे इससे मोहब्बत है, लव है कि नहीं, या विल द एंड ऑफ कॉस्मिक लोनलीनेस ऑफ अनमेरिड, क्या इसकी लोनलीनेस इस मैरिज से ख़त्म होगी। और लेटर ऑन वो डिसअपॉइंट होती है क्योंकि आफ्टर मैरिज भी उनके बीच में लव नहीं होता, क्योंकि एज डिफरेंस देखे वो तो ओल्ड आदमी है और जेनी तो छोटी सी लड़की है। आफ्टर 3 मंथ्स पास हो गए, शी डजंट फील एनी लव, राइट। और नैनी ने उसको ये भी कहा था कि शादी के बाद मोहब्बत होगी। नैनी से शी शुड लव लोगन मेयरली बिकॉज ही हैज़ 60 एकर्स ऑफ लैंड। जेनी को ये बात बताती है कि तुम लोगों से लव कर लो क्योंकि उसके पास 60 एकर्स ऑफ लैंड है। अगेन फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए शादी करवाना उस चीज़ की तरह इशारा है। सो जेनी ये बात कहती है कि द लैंड डज नॉट मैटर, शी वांट्स स्वीट थिंग्स इन हर लाइफ। और वो अपनी नैनी की तरह ज़िंदगी गुजारना नहीं चाहती, वो अपनी तरीक़े से गुजारना चाहती है। कुछ दिन बाद नैनी की भी डेथ हो जाती है। और नैनी का क्या प्रोस्पेक्टिव है लाइफ के बारे में, वो ये है कि अपने एक्सपीरियंसेस से वो एक स्लेव रह चुकी है। वो कहती है कि ओनिंग लैंड जो है वो प्रिविलेज है वाइट्स की सुपीरियॉरिटी है, तो इसीलिए तुम लोगान से शादी कर लो, जेनी को बताती है। और चैप्टर नंबर 4 के अंदर क्या है, चैप्टर नंबर 4 के अंदर आप देखेंगे कि लोगन वेकअप होता है और वो लेक सिटी जाता है म्यूल ख़रीदने के लिए। सो म्यूल एक सिंबल है, इम्पोर्टेंट सिंबल है, इस चैप्टर में भी यूज़ हुआ है और आने वाले चैप्टर्स में भी यूज़ होगा। ये यहाँ पे फीमेल्स को कंपेयर किया गया है
म्यूल के साथ, क्योंकि म्यूल किस काम आता है, काम कराने के लिए, म्यूल से आप काम लेते हो। सो यही फीमेल से भी आप काम लेते हो। सो फीमेल्स को कंपेयर किया गया है म्यूल के साथ। सो लोगन जो था उसने क्या किया था, जेनी को डोमेस्टिकेट किया था और फील्ड पे, फार्म पे काम करने के लिए मजबूर किया हुआ था। एंड शी सी सोसाइटी स्टाइलिश ड्रेस मैन, जेनी को उस दिन जो है अपने घर के बाहर एक स्टाइलिश मैन नज़र आते हैं। वो ब्लैक तो था लेकिन एज अ वाइट एक्ट कर रहा था। इस बंदे का नाम था जो स्टार्क, इसको जोडी भी कहा जाता है। सो इसके साथ जेनी की इंटरेक्शन होती है, वो बात करते हैं और यूँ ये सिलसिला एक हफ्ते तक रहता है। काफ़ी इनकी जो क्लोज आ जाते हैं और जोडी कहता है कि अगर तुम अपने मैरिज लाइफ से सेटिस्फाई नहीं हो तो उसको छोड़ो और आ जाओ मेरे साथ, मैं तुम्हें खुश रखूँगा, ये वो। फिर उसको कन्विंस करता है और जेनी जब लोगन वापस आता है तो कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ। तो वो उसको थ्रेटन करता है, अगर तुम जाओगे तो मैं तुम्हें किल कर दूँगा, ठीक है। सो इसी तरह वो भाग जाती है, घर छोड़ के चली जाती है। सो यहाँ पे एक चीज़ सिग्निफिकेंट ये है कि एनालिसिस में देखते हैं, सिग्निफिकेंट ये है कि जेनी दैट लोगन जो है ही स्टॉप्स टू टॉक टू हर इन राइम्स बिकॉज ऑफ जेनीज राइम्स दैट आर लिंक विद लव। सो इसका ये मतलब है कि ही डजंट लव हर एनी मोर। चैप्टर नंबर 5 के अंदर हम देखते हैं कि जेनी और जो टेक द ट्रेन भाग जाते हैं, उसके साथ ट्रेन लेके वो लोग जाते हैं ईटनविल। ईटनविल एक ऐसा टाउन है जहाँ पे सिर्फ ब्लैक लोग रहते हैं। सो डिस्कस हिज डिज़ायर टू बिल्ड अ पोस्ट ऑफिस। और जो है जोडी इज़ अ काइंड ऑफ पावर थ्रस्ट, लस्ट फॉर पावर था और वो डोमिनेट करना चाह रहा था। सो उसने पोस्ट ऑफिस वहाँ पे बिल्ड किया, अपना एक स्टोर खोला, बिज़नेस खोला और लोगों से डिस्कशन किए। कहता है यहाँ का मेयर कौन है। सो कहते हैं लोग कि हमारा कोई मेयर नहीं है, वो लीड करता है और लोग उसको ही उस टाउन का मेयर बनाते हैं। सो द क्राउड शाउट दैट दे वुड लाइक टू ऑन। जब वो मेयर सेलेक्ट हुआ था तो क्राउड कहते हैं वो जेनी को चाहते हैं कि जेनी भी कुछ बोले। जब जेनी स्टेज पे जाती है, कुछ बोलने चाहती है तो जेनी को जोडी बोलने नहीं देता। कहता है वुमेन प्लेस इज़ इन होम। अगेन यहाँ पे देखे एक और सप्रेशन की स्टेज शुरू हो गई जेनी के लाइफ में। लोगन की तरह ये भी बुरा आदमी निकला, ये भी उसके ऊपर जो है ऑपरेशन करने लगा, जुल्म ज़्यादती करने लगा, उसके वॉइस को दबा के रखा। अपार्ट फ्रॉम दैट हम देखते हैं उसने ये भी किया कि जेनी की फ्रीडम को भी इसने सीज़ किया कि वो जेनी को जो है कहता है कि अपने बाल जो है आपने बांधने हैं, खुले नहीं रखने हैं। जो सेज दैट, क्योंकि वो जेलस हो रहा था जब दूसरे लोगों की अटेंशन जेनी पे पड़ती है। तो सो जो सेज दैट, और इसीलिए वो उसका जो है सोशल लाइफ भी बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्ट करके रख लेता है। जो सेज दैट ही हैज़ ऑलवेज वांटेड अ बिग वॉइस इन द वर्ल्ड अफेयर्स। अगेन पावर थ्रस्टी है। जेनी फील्स आइसोलेटेड बिकॉज ऑफ हर पोजीशन एज अ मेयर वाइफ, क्योंकि उसकी सोशल लाइफ को मेयर ने, जोडी ने ख़त्म किया है और वो चाहता है कि वो घर तक महदूद रहे, लोगों से ना मिले, लोगों से बात ना करे, अपने बाल बांधे रखे। सो यही है एनालिसिस में कमेंट्री ऑन वाइट सोसाइटी और उनका क्रिटिसिज्म ऑन जो कि पावर अटेन करता है बाय टेकिंग पावर फ्रॉम दी अदर्स लाइक द वाइट पीपल। फिर चैप्टर नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। चैप्टर नंबर 6 में क्या होता है, द पीपल ऑफ ईटनविल दे लव टू पास द टाइम टेलिंग स्टोरीज। पोर्च पे बैठ जाते हैं, एक दूसरे को स्टोरीज बताते हैं। और यहाँ पे देखो म्यूल का सिंबल दोबारा से आ गया। मैट बॉनर एक बंदे का नाम है, उसका एक येलो म्यूल था और लोग उसका मजाक उड़ाते हैं कि तुमने इस म्यूल का कभी फीड ही नहीं किया, इसलिए तो इसके जो है ये इतना कमज़ोर हो गया है, वीक हो गया है, ठीक है। तो वो बात करके, मेयर से बात करके इसको आज़ाद करते हैं, इस म्यूल को आज़ाद करते हैं। और उस कन्वर्सेशन में ज्वाइन करने के लिए जो अगेन फॉरबिड करता है जेनी को कि वो इस कन्वर्सेशन को ज्वाइन करे। अगेन देखे किस तरह सप्रेस करके रखा हुआ है उसने। ही फोर्सेस हर टू वर्क in store all day and forces her to tie her hair up and become insanely jealous when other look at her. So again म्यूल को कंपेयर किया गया है फीमेल्स के साथ और लेटर ऑन हम देखते हैं कि उस म्यूल को फ्री किया जाता है
और जब वो फ्री होता है वो इतना फीड कर जाता है कि मोटा होता है, फैट की वजह से वो मर जाता है। द म्यूल बिकम फेमस एज अ टाउन्स फर्स्ट फ्रीड एनिमल एंड लेटर ऑन वो मर जाता है और उसकी फ्यूनरल भी मुनक़िद की जाती है। अगेन यहाँ पे विट और ह्यूमर का यूज़ किया गया है। फ्यूनर इट्स अ मॉकिंग सीरियस सेरेमनी, कोई सीरियस नहीं था, मजाक के लिए यूज़ किया गया है। जेनी एंड जो रिलेशनशिप कंटिन्यू टू डिटोरिएट यानी डिटीरियोरेट, सॉरी अबाउट दैट, ख़राब होने लगा और एक दिन क्या हो जाता है वो उसको स्लेप भी कर देता है फॉर प्रिपेयरिंग बैड मील। सो उसका रवैया देखे बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ख़राब है। फिर नावल के अंदर देखे कि एक कैरेक्टर आ जाती है मिसेस रॉबिन्स वहाँ पे स्मॉल पीस ऑफ मीट मांगने, जो उसको जो है इंसल्ट भी करता है और छोटा सा पीस भी देता है, और जो दूसरे लोग भी वहाँ पे थे इवन वो भी उस वुमेन को इंसल्ट करते हैं। रदर कि उसका कोई कसूर नहीं था, उसके हस्बैंड जो है कुछ नहीं करते थे, कमा के कुछ नहीं देते थे और चिल्ड्रन बेचारा भूखे रह गए थे। जेनी को आ जाता है गुस्सा और शी फाइनली इंटर्स द कन्वर्सेशन, कहती है कि गॉड टॉक टू वीमेन, he has told them that men will someday learn that they do not know as much about women as they think they do। सो यहाँ पे देखें एक इम्पॉर्टेंट ये है कि फॉर द फर्स्ट टाइम जेनी ने आवाज़ उठाया। सो जेनी की वॉइस को दबा के रखा था लेकिन जेनी ने फॉर द फर्स्ट टाइम आवाज़ उठाया। सो एनालिसिस में भी यही कॉन्सेप्ट से स्ट्रॉन्ग पैरेलल बिटवीन म्यूल एंड जेनी या दूसरे वीमेन को रिप्रेजेंट करता है म्यूल सिंबलिज्म, और म्यूल को स्टार्व किया गया था, फीड नहीं किया गया था जिस तरह वीमेन को भी किया जाता है, और यही बातें हैं। चैप्टर नंबर 7 के अंदर हम देखते हैं जो हैज़ बिकम वेरी ओल्ड बन गया, अभी तो बूढ़ा हो गया है बेचारा, एंड मोर अब्यूसिव भी हो गया है, और वो क्रिटिसाइज़ भी करता है जेनी को कि तुम अगली हो चुके हो ये वो। और जो है ही रिकट्स द टोबैको एंड देन बिगन टू इंसल्ट जेनी। सो जेनी एक मिस्टेक करती है, एक कस्टमर को टोबैको काटते हुए कुछ मिस्टेक कर देती है तो वहाँ पे बुरी तरह इंसल्ट करता है। अगेन यहाँ पे भी जेनी अपनी आवाज़ उठाती है फॉर द फर्स्ट टाइम और कहती है कि जब जोडी अपने पेरेंट्स डाउन करते हैं तो वहाँ पे कुछ नहीं होता, उसकी इंसल्ट करती है, आवाज़ उठाती है। टर्निंग पॉइंट ये है कैरेक्टर डेवलपमेंट जेनी का कि वो अपनी आवाज़ उठाती है इस जुल्म के ख़िलाफ़। और चैप्टर नंबर 8 में क्या है, चैप्टर नंबर 8 में हम देखेंगे जो का हेल्थ ख़राब होता है और ही रिफ्यूज़, जब जेनी उसका ख्याल रखने के लिए उसके लिए सूप बनाती है तो वो ये सूप जो है रिफ्यूज़ करता है, डाउट में पड़ जाता है कि कहीं वो मुझे पॉइज़न ना कर दे, मैजिक का यूज़ ना कर दे। जो इज़ अबाउट टू डाई, उसके किडनीज़ फेल हो चुके हैं, एंड जेनी ये एक्सप्लेन करती है कि शी हैज़ नेवर अलाउड टू बी सिंपैथेटिक। जोडी ने उसको मौका ही नहीं दिया कि वो उसके साथ सिंपैथी शो करे, और कहती है कि तुम्हारा जोडी का प्रॉब्लम ही ये है कि तुम सुनते नहीं हो, नॉट लिसनिंग, इट्स योर मेन प्रॉब्लम। सो शी टेक्स द हैंकरचीफ ऑफ हर। सो जोडी की डेथ हो जाती है और जेनी जो है एक फ्रीडम फील करती है। शी टेक्स द हैंकरचीफ ऑफ हर हेड और एग्जामिन हर ब्यूटीफुल हेयर। अगेन उसके हेयर भी सिंबॉलिक है, उसकी सेक्सुअलिटी को, यूथ को रिप्रेजेंट करती है। तो जब वो मरता है तो वो काइंड ऑफ रिलीफ फ्री फील करती है और अपने बाल खोलते हैं। एनालिसिस में देखें ये चैप्टर में है जेनी शी इज़ एबल टू फाइनली ब्रेक फ्री फ्रॉम द सबजुगेशन ऑफ हर मैरिज एंड गेन फ्रॉम हर फ्रीडम। सो फूड भी सिंबल यूज़ हुआ है एज अ नर्चर के तौर पर। जेनी का हेयर का भी मैंने सिंबल बताया है, उसकी सेक्सुअलिटी को शो करता है, और जब वो बाल खोलती है उसकी फ्रीडम को रिफ्लेक्ट करता है। सो चैप्टर नंबर 9 को डिस्कस करते हैं। चैप्टर नंबर 9 में ये होता है कि ऑन द आउटसाइड जेनी पार्टिसिपेट्स इन द फ्यूनरल। जोडी के फ्यूनरल में वो पार्टिसिपेट कर रही होती है, लेकिन वो बड़ी खुश है, इनर सेल्फली वो बड़ी खुश है, उसको कुछ भी दुख नहीं है। शी रिजॉइसेस एंड शी इज़ फाइनली फ्री फ्रॉम द हैवी रिस्ट्रिक्शन इन हर लाइफ जो कि जोडी ने उसके ऊपर इन्फोर्स किए थे।
अपार्ट फ्रॉम दैट यही आइडिया है कि मैन वांट हर टू मैरी, दूसरे लोग ये चाहते हैं कि तुम तो अभी जवान हो, किसी और से शादी कर लो, क्योंकि उनकी नज़र उसके वेल्थ पर थी। वो चाहते थे कि जो है जेनी किसी से शादी करे ताकि कोई मैन उसके वेल्थ से फ़ायदा उठा सके। जेनी ये बात कन्फेस करती है फीबी से कि शी इज़ नॉट वरीड बाय द योर्स डेथ एंड शी एंजॉय द फ्रीडम दैट कम्स विथ। ठीक है, फीबी को ये बताती है कि अपने हस्बैंड के डेथ से वो बहुत ही खुश हुई, फ्री फील करने लगी। एंड जेनी स्टार्च एंड आयरन हर फेस एंड कम इन द फ्रिनरल में आ जाती है और उसकी फ्रीडम को शो करती है। इनर सेल्फ बहुत ही खुश है और यही उसकी फ्रीडम की बात हो रही है, वो बहुत ही खुश नज़र आ रही है। चैप्टर नंबर 10 में हम देखेंगे कि एक इवनिंग ये हो जाता है, वहाँ पे स्टोर में काम करने वाला जो बंदा था ना जेनी का, उसका नाम था हेज़किया। वो पूछता है एज इफ़ ही कैन लीव वर्क फॉर अ बिट अर्लियर फॉर द बॉल गेम। एक गेम चल रही थी सिटी में तो सारे लोग वहाँ पे चले गए, तो जेनी उसको भी इजाज़त देती है कि तुम भी चले जाओ, लेकिन वो खुद नहीं जाती। तो जेनी आस्क वेयर, सो वहाँ पे जो है इन द इवनिंग देखते हैं एक आदमी आता है उस स्टोर के अंदर और जेनी से मिलता है और जेनी उससे पूछती है कि वेयर ही इज़ फ्रॉम, एंड वो कहता है कि वो ऑरलैंडो से है। ठीक है, और वो जो है कहता है कि वो वहाँ से सिगरेट ले लेता है और जेनी से कहता है कि लाइट जला लो, यानी सिगरेट जला लो। ठीक है, और फिर वो जेंटलमैन, वो आदमी जो था, वो कहता है कि ही वुड लव टू प्ले जेनी एट चेकर्स, कि वो जेनी के साथ खेलना चाहता है चेकर्स, जो कि गेम है टाइम पास करने के लिए। एंड जेनी अंदर से खुश होती है क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम किसी ने उसको खेलने का ऑफ़र दिया, इससे पहले किसी ने नहीं दिया था। फिर जेनी उससे उसका नाम पूछती है, वो कहता है मेरा नाम विर्जिबल वुड्स है, लेकिन लोग मुझे टी केक के नाम से जानते हैं, टी केक बुलाते हैं। सो जेनी उस पर फ्लर्ट करती है, वो भी फ्लर्ट करता है, अट्रैक्शन बढ़ गई दोनों में। और द फर्स्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस आप कंपैरिजन किया गया है, जब आप कंपेयर कर ले जेनी के प्रीवियस हस्बैंड्स और जो अभी जो इस बंदे के साथ इंटरेक्शन हुआ है टी केक के साथ, उनके एनालिसिस से देखे तो ये टोटली डिफरेंट था, उनके अपोजिट था। वो जिन लोगों ने इनको जेनी को प्रीवियस हस्बैंड ने सप्रेस किया था, जबकि ये बंदा जो है फ्रीडम देता है जेनी को, और जेनी इससे सेक्सुअली भी अट्रैक्ट होती है, उसकी फिज़िकल बॉडी और हर चीज़ से। सो ही टी केक जो है ही वांट्स जेनी टू बी द पार्ट ऑफ हर कम्युनिटी, टू बी लाइक बाय हर। ठीक है, जबकि प्रीवियस हस्बैंड था वो उसको इस चीज़ से रिस्ट्रिक्ट कर रहा था जोड़ी, जबकि टी केक का एटीट्यूड से पता चलता है कि वो फ्रीडम चाहता है जेनी के लिए। चैप्टर नंबर 11 में देखते हैं जेनी वांट्स टू आस्क हिज़किया अबाउट टी केक एंड फर्स्ट ही इज़ 25, और वो जो है कहती है एज कंपैरिजन करते हुए कहती है कि टी केक जो है 25 इयर्स का है और जेनी तो अभी 40 इयर्स की हो चुकी है, क्या इनकी शादी हो पाएगी। ठीक है, सो टी केक के लिए तो ये मैटर ही नहीं करता था एज, बाद में हम देखेंगे। वो कहता है एज जो है मैटर ही नहीं करता। टी केक कहता है इट्स टाइम टू ड्रिंक, जो है जेनी के साथ वो टाइम गुजारता है, फिर आता है वो ड्रिंक कर लेते हैं साथ में। ठीक है, और खेल लेते हैं चेकर्स। फिर जो स्टोर में काम करने वाला था इसके, वो जेनी को ये बात बताता है कि शी शुड नॉट अलाउ टी केक टू वॉक हर होम। पीपल जो है शहर के लोग, उनको डाउट हो जाता है, वो अजीब से क्रिटिसिज्म करने लगते हैं, बातें करने लगते हैं कि हस्बैंड अभी मरा नहीं और ये किसी दूसरे के साथ फिर रही है। और टी केक ने जो है एक कॉम्ब लाया था, ही बिकॉज ही लव जेनीस हेयर जो है सिंबलिज्म थी उसकी सेक्सुअलिटी की। सो टी केक कहता है कि ही वांटेड टू टच जेनीस हेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, और फिर कहता है कि ही टेल्स जेनी दैट शी हैज़ बीन ब्यूटीफुल हेयर आईज एंड लिप्स। सो इस तरह जेनी की अपीयरेंस की किसी ने भी इस तरह पहले तारीफ़ नहीं की थी जैसा कि टी केक कर रहा है। एंड शी लेट्स अदर एंजॉय हर ब्यूटी, राइट।
और टी केक जेनी को बता देता है कि वो उससे लव करता है, वो अपने लव का एक्सप्रेस करता है। ही लव जेनी द मोस्ट। फिर टी केक प्रॉब्लम ऑफ एज की वो बात करती है, तो टी केक कहता है एज इज़ अ मैटर ऑफ कन्वीनियंस नॉट लव। मैं तो तुमसे लव करता हूँ, एज मैटर नहीं करता। और ही वांट्स ऑल द बेस्ट थिंग्स टू ईट फॉर हर। फिर वो मेहनत करता है हार्ड वर्क करके, काफ़ी पैसे लेके उसके लिए बेस्ट फूड भी लाता है। फिर जेनी भी उससे इम्प्रेस हो गई और वो भी कहती है कि शी लव्स हिम, वो भी अपने लव का इजहार करती है। सो ये जो सिंबल चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने शिप का सिंबल यूज़ किया था, सो अगेन रीअपियर हो रहा है ये कि शिप ऑन द सिंबल टी केक। ये फुलफिलिंग डिज़ायर्स को शो करता है जेनी के कि टी केक खुद उसके पास आ गया। टी केक ब्रिंग्स जेनी क्लोजर टू द होराइजन। ही ऑफर्स हर द बैटल शिप टू सेल टू द horizon with tea cake is also the first man Jenny's life to love her hair। और टी केक comes through the gate to Jenny। पहले ये होता था कि जेनी खुद जाती थी हस्बैंड्स के पास, लेकिन ये फर्स्ट मैन है जो खुद चल के उसके पास आया हुआ है। सो इट्स द फर्स्ट टाइम दैट अ मैन हैज़ कम थ्रू द गेट एंड टी केक शी हैज़ फाउंड हर एलूसिव बी, जो पियर ट्री का जो था ना उसकी कंपैरिजन। सो वो कंपेयर करती है ये उस बी की तरह है जो पियर ट्री के अराउंड खुद आता है, अराउज करता है उसकी सेक्सुअलिटी। सो टी के एफिलिएशन विद द नेचर वो भी इंडिकेट करता है कि वो कंफर्टेबल है जेनी के लिए। और टी के उसके लिए गिफ्ट्स लाते हैं जेनी के लिए, ठीक है, वो फूड के रिलेटेड। सो ये इंडिकेट करता है नर्चरिंग। वो चाहता है कि जेनी की नर्चरिंग हो, अच्छी सी उसकी नर्चरिंग हो। सो ये सिंबलाइज करता है। चैप्टर नंबर 12 में जेनी और टी केक की रिलेशनशिप पब्लिक हो जाती है और अगेन वहाँ के लोग उनको क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं, पार्टिकुलरली जेनी को हाईलाइट करते हुए कहते हैं कि जोड़ी जो है, इसका जो हस्बैंड था सेकंड, उसकी डेथ हुए इतना अरसा नहीं हुआ और जेनी जो है दूसरे किसी मर्द के साथ घूम रही है। सो शी सीज टू मॉर्न फॉर हर हस्बैंड। सो इस तरह के लोग उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं। और उसके अलावा सैम जो कि एक करेक्टर है, ही बिलीव्स दैट टी केक इज़ ओनली स्पेंडिंग मनी ऑन जेनी नाउ सो दैट ही कैन टेक ऑल द जेनीज मनी लेटर। और जो है सैम रिमाइंड कराता है फीबी को कि मिसेस टाइलर जो कि एक वेल्दो विडो थी जिसका मनी एक आदमी ने चुराया हुआ था, ही प्रिटेंड्स टू बी लव विथ हर। ऐसा जेनी के साथ भी हो सकता है। वो उनको वार्न करता है कि टी केक ऐसा हो कि वो उसकी वेल्थ के लिए उसके साथ इस तरह करता हो, मे बी वो उससे लव, रियल लव, ट्रू लव ना करता हो। फिर भी जेनी को ये बात बताती है कि शी शुड स्टॉप वेयरिंग ब्राइट कलर्स इन पब्लिक। इट सीम्स टू एवरीवन दैट शी हैज स्टॉप मॉर्निंग फॉर जोस्टाक्स वेरी सून या टू सून। सो फिर जेनी क्या कहती है कि मुझे ब्राइट कलर पसंद है, मैं इसलिए पहनती हूँ क्योंकि टी केक को ये अच्छा लगता है। सो शी इज़ अ काइंड ऑफ पर्सन जेनी हु लिव्स इन द प्रेजेंट मोमेंट। पास में मॉर्न करके नहीं बैठती बल्कि मूव ऑन करती है एंड लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। फिर जेनी फीबी को बताती है नॉट टू टेल एनीवन अबाउट द अपकमिंग मैरिज विद टी केक, क्योंकि ये इस बात से नहीं कि वो एम्बेरस्ड है, रादर बिकॉज शी डजंट वांट टू हैव डील विद द गॉसिप्स इन द टाउन। वो नहीं चाहती कि लोग गॉसिप करें उनके बारे में। अगेन ये चैप्टर क्रूशल है, क्यों? बिकॉज जेनी रिकॉग्नाइज करती है कि डिफरेंस बिटवीन हर ग्रैंड मदर्स ड्रीम, उसकी वे ऑफ लाइफ और अपनी वे ऑफ लाइफ, और डिसाइड करती है कि शी शुड फॉलो हर ओन पैशंस, हर ओन ड्रीम। सो यही एक स्टेप है टूवर्ड्स सेल्फ डिस्कवरी की तरफ। और चैप्टर नंबर 13 में टी के एक लेटर लिखते हैं जेनी को, जिसमें उसको बताते हैं कि वो उनसे मिले, ठीक है, जो फ्लोरिडा के अंदर एक टाउन है जैक्सनविल, फ्लोरिडा में, उससे मिलने की लेटर लिखता है। फिर 1 वीक आफ्टर दे आर मैरिड, उनकी मैरिज भी हो गई। टी केक वेक्स अप इन द मॉर्निंग एंड लिव्स बिफोर जेनी वेक्स अप अनटिल शी रियलाइज। फिर वो जेनी अगेन
वही जो कहानी उसको सुनाया गया था विडो औरत की कि उसके हस्बैंड ने उसके पैसे लेके भाग गया। सो जेनी को भी समहाउ माइंड में ये डाउट भी हो जाता है कि टी केक ने मुझे धोखा तो नहीं दिया, ठीक है, कि पैसे लेके गायब तो नहीं हो गया। और वो वेट करती रहती है। अगले दिन जो है, नॉट अगले दिन, एट द डाउन नेक्स्ट मॉर्निंग टी केक आ जाते हैं एक गिटार लेके। सो गिटार इम्पोर्टेंट है, पहले वो विश करता था कि उसके पास गिटार हो, अभी वो जेनी के पैसों से उसने गिटार ले लिया है। एंड ही नोस दैट जेनी थिंक्स दैट ही हैड लेफ्ट हिम मनी। वो कहता है जेनी तो ये सोच रही होगी कि वो पैसे लेके भाग गया वो, लेकिन वो कहता है मैं तुम्हारे साथ कभी भी ऐसा नहीं करूँगा, यू हैव टू ट्रस्ट मी। फिर ठीक है उनको बता देता है कि जेनी इज़ नॉट टू वरीड अबाउट द $200, उन पैसों के बारे में वरीड ना हो, वो उनको वापस रिटर्न कर देंगे। और टीकेक जो है गैम्बलिंग करते हैं, गैम्बल करके वो पैसे वापस भी लाते हैं। और चैप्टर नंबर 14 में क्या होगा, चैप्टर नंबर 14 के अंदर जेनी और टीकेक मूव टू द एवरग्लेड्स। वो मुंतकिल होते हैं, जगह का नाम है एवरग्लेड्स, वहाँ पे शिफ्ट होते हैं, वहाँ पे रहने लगते हैं। और जो था वर्किंग सीज़न था, बीन पिकिंग सीज़न था, और वो दे बिगन ब्रॉडिंग द हाउस विल बी टू फुल टू इवन फाइंड फ्लोर स्पेस टू स्लीप ऑन। और once the season began, TK spent his day picking beans while Jenny tends the house. So दोनों मिलजुल के काम करते हैं, वो बाहर काम करता है, जेनी घर के अंदर काम करती है। So जब जेनी एवरग्लेड्स आ गई, उसने ये सीखा कि वो अप्रिशिएट करे ब्लैक कल्चर को, और she sees that empowerish men and women, they are managed to find true joy and love in their blackness. वहाँ के लोग जो है अपनी आइडेंटिटी से खुश है, अपने ब्लैकनेस से खुश है, सारे मिलके काम कर रहे हैं। सो ये देख के जेनी जो है एक्साइटेड होती है एंड शी इज़ लर्नड लॉट। और एक और डिफरेंस देखे जेनीस का मैरिज विद टीके के साथ, वो ये कि जो लीडर, बीइंग अ लीडर, जोडी जो था पावर हंग्री था और दूसरों को सप्रेस करके खुद को लीडर बनाता था, जबकि टीके ऐसा नहीं है, वो सारों को लेके साथ चलता है। चैप्टर नंबर 15 के अंदर हम देखेंगे कि एक लड़की आ जाती है जिनका नाम है नेंकी, और वो फ्लर्ट करने लगती है टी केक के साथ। सो यहाँ पे ये देख के जेनी जो है जेलस हो जाती है। सो फेमिनिन जेलसी को यहाँ पे डिस्कस किया गया है, और वो डाउट करने लगती है कि कहीं टी केक का उसको पसंद करने तो नहीं लग गया, जेलस होती है, डाउट करती है। चैप्टर नंबर 16 के अंदर जेनी आल्सो गेट्स टू नो मिसेस टर्नर। मिसेस टर्नर जो उनकी नेबर थी, उनके साथ इंटरेक्शन होता है जेनी का। और मिसेस टर्नर भी मिक्स रेस वुमेन थी, और वो जेनी को क्या बताती है, वो जेनी को बताती है कि वाई शी इज़ मैरिड टी केक, जो कि एक ब्लैक आदमी है, इससे क्यों शादी किया उसने, जो कि जेनी ब्यूटीफुल है और मिक्स रेस है, उनकी स्किन थोड़ी लाइट है एज़ कम्पेयर टू द अदर ब्लैक, लाइक मिसेस टर्नर की तरह। तो उन्हें वाइट से शादी करनी चाहिए ताकि वो वाइट कल्चर के अंदर ख़ुद को एसिमिलेट कर ले। वाई जेनी एसोसिएट विद द ब्लैक, यही बात कहती है, उसको समझाने की कोशिश करती है और उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है कि वो बात करे, डेट करे मिसेस टर्नर के भाई के साथ। She continues to show her disdain for black people, and she tells Jenny that she thinks that the black race जो है उन लोगों को, मिक्स रेस लोगों को ड्रैग डाउन कर रहा है, वरना तो मिक्स रेस को भी वाइट रेस के साथ होना चाहिए। अगेन रेसिस्ट एटीट्यूड है मिसेस टर्नर का। और एक इम्पॉर्टेंट कंट्रास्ट यहाँ पे आप देख ले, वाइट और ब्लैक का रेसिज्म बहुत ही प्रोमिनेंट है इस चैप्टर में। और परसेप्शन ऑफ गॉड के बारे में है, वाइट परसेप्शन ऑफ गॉड और ब्लैक परसेप्शन ऑफ गॉड। सो टाइटल का सिग्निफिकेंस यहाँ पे हमें आके मिलता है कि डिफरेंट टू परसेप्शंस ऑफ गॉड हमारे सामने है, वाइट परसेप्शन और ब्लैक परसेप्शन। वाइट परसेप्शन ये कहता है कि गॉड जो है क्रूअल है, अनकेयरिंग है, और गॉड इसलिए हमें जो है सफरिंग देता है ताकि हम उसकी वर्शिप कर सके। और लेटर ऑन ब्लैक परसेप्शन ऑफ गॉड भी टू समहाउ सिमिलर ये है,
लेकिन जब वो देखते हैं बाद के चैप्टर्स में हम देखेंगे, जब तूफ़ान आ जाता है, ह्यूरिकेन आ जाता है, तो इंडियंस और दूसरे बहामास वो नेचर के साथ इतने कनेक्ट होते हैं कि वो उन साइंस को समझते हैं और वो इलाका छोड़ के चले जाते हैं। ये दूसरों का कॉन्सेप्ट है अबाउट गॉड, वॉचिंग गॉड वगैरह। चैप्टर नंबर 17 के अंदर टी के जेनी को एक दफ़ा विप भी कर लेता है टू शो मिसेस टर्नर्स ब्रदर। मिसेस टर्नर्स के ब्रदर के साथ जब वो जेनी मिलती है तो इसके लिए वो टी के उसको विप भी करता है टू शो हिज पोजीशन, ठीक है, उस शो करता है कि लाइक जेनी उसकी प्रॉपर्टी हो। सो अगेन हम देखते हैं कि जेनी भी कम्प्लीटली यहाँ पे भी खुश नहीं थी इस मैरिज में, आल्दो बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव भी थी, अच्छी भी थी, लेकिन परफेक्ट नहीं थी टी के साथ इनकी लाइफ। लेकिन एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस हस्बैंड्स ये अच्छा था और इनका अच्छा एक्सपीरियंस था। और ह्यूरिकेन आ जाता है उस टाउन के अंदर जहाँ पे वो रहते थे, एवरग्लेड्स के अंदर, और द वेदर बिकम वेरी स्टिल। इवन एनिमल्स भी जो है उन साइंस को समझते हुए वो जगह छोड़ के चले जाते हैं। और दूसरे ट्राइब्स थे वहाँ पे, बाहमास, इंडियंस, वो भी जो है इन साइंस को देख के कि तूफ़ान आने वाला है वो वहाँ से निकलते हैं और टी के को भी कहते हैं कि निकल जाओ तूफ़ान आने वाली है, लेकिन वो बात नहीं सुनता। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, कहता है जब तूफ़ान आया हुआ था जेनी और टी के वो काइंड ऑफ डार्क में थे और क्या कह रहे थे, वो डार्कनेस की तरह देख रहे थे और बेबस थे, हेल्पलेस थे। कह रहा है गॉड ओपन द डोर एंड ब्रॉट टी केक, द लाइट्स गॉट आउट एंड 3 स्टेयर्स इनटू द डार्कनेस and they seemed to be staring at the dark but their eyes were watching God। यहाँ पे टाइटल आपको रिफ्लेक्ट होगा। टी के एक सब ये हो जाता है, जेनी एक जब वो जो नो फ्लड आके पूरा सब कुछ बहा ले जाता है तो वो भी काइंड ऑफ ड्राउन होने लगते हैं उस पानी के अंदर। जेनी को एक पीस ऑफ रूफ मिल जाती है सेलिंग इन द वुड और वो उसको ग्रैब करके ख़ुद को बचा देती है। और वहाँ पे एक डॉग भी था, वो बार्क करके उसको आने नहीं देता, तो टी केक की हेल्प की मदद से वो उधर पहुँचती है और वो डॉग जो है टी केक को बाइट कर लेता है। लेटर ऑन हम देखते हैं इसी वजह से टी केक की डेथ हो जाती है, उसको रबीज हो जाती है। और यही बात कही है इंडियंस एंड बहामास का, मैंने कहा था कि वो अंडरस्टैंड करते हैं गॉड के वेज को, उसके सिग्नल्स को, एंड द ब्लैक्स और वाइट्स दे आर रिमूव फ्रॉम दिस परसेप्शन बिकॉज दे आर टू मच कंसर्न विद द मनी या कैपिटलिस्ट हो चुके हैं। सो इस तरह क्रिटिसाइज करते हैं ब्लैक्स और वाइट के परसेप्शन ऑफ गॉड को। फिर चैप्टर नंबर 19 के अंदर डेथ हो जाती है। डेथ को पर्सोनिफाइड किया गया है एज अ मैन और ये जो है फोरशेडो करेगी टी केक की डेथ की तरफ, राइट। सो टी केक हेल्प्स, यहाँ पे इम्पोर्टेंट इवेंट ये है जो तूफ़ान के बाद डेड बॉडीज उठाने के लिए रेड क्रॉस आ जाती है, तो टी केक हेल्प करता है उनकी बरी द डेड फ्रॉम द स्टॉर्म। और रेड क्रॉस ये ऑर्डर करती है कि वर्कर्स आर टू बी सेपरेटेड, ब्लैक्स को अलग किया जाए, वाइट्स को अलग किया जाए। वाइट्स को कॉफिन्स में डाल दिया जाए जबकि बाकी जो ब्लैक्स हैं उनको डंप करके एक मैसिव ग्रेव के अंदर डाल दिया जाए। ऐसे देखे डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस किस तरह रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ पे। सो ये इम्पोर्टेंट इवेंट था यहाँ पे। और चैप्टर नंबर 20 में टी केक, अच्छा एक इवेंट मैं भूल गया यहाँ पे, वो स्किप हो गया मुझसे। तो जब डॉक्टर जेनी को बताती है कि वो टी केक के साथ ना सोए बिकॉज उसको रबीज हो चुकी है और वो रबीज जेनी को भी लग सकती है, सो जेनी कुछ दिनों के लिए उसके साथ नहीं सोती, तो वो अगेन डाउट कर लेता है जेनी को कि इसका तो दूसरे मिसेस टर्नर के भाई के साथ अफेयर तो नहीं चल रहा है, ठीक है। तो एक दिन वो रिवॉल्वर लेता है, अपने पास रखता है टी केक, और जेनी को भी शक हो जाती है कि कहीं ये मुझ पे चला ना ले, तो वो क्या करती है, वो फर्स्ट 3 शॉट्स को जो है खाली छोड़ के वो रिवॉल्वर वहाँ पे छोड़ती है और अपनी प्रोटेक्शन के लिए भी रिवॉल्वर राइफ़ल अपने साथ रखती है। तो जब टी के गुस्से में आके उसको फायर करने लगता है तो वो खाली था और जेनी एज अ डिफेंस के तौर पर उस पर भी फायर करती है। एज अ रिजल्ट टी केक मर जाता है। जेनी को अरेस्ट किया जाता है
और बाद में डॉक्टर साइमंस ये उस केस को एक्सप्लेन करती है कि जो है टीके को रबीज़ हुआ था और जेनी ने सेल्फ डिफेंस के लिए किया, तो जेनी को फ्री किया जाता है। ये इम्पोर्टेंट था इस चैप्टर में। और चैप्टर नंबर 20 में हम देखेंगे कि नरेशन इट रिटर्न्स टू द पोर्च, जहाँ पे जेनी और फेबी थे और जेनी फीबी को बताती है कि वो उनकी स्टोरी दूसरे लोगों को बता दे ताकि वो उनके स्टोरी से सीख सके अबाउट लव के बारे में सीख सके। और इस सेल्फ डिस्कवरी के जर्नी में जेनी ने क्या सीखा? जेनी ने ये सीखा कि they got to go to the God and they got to find out about living for themselves। खुद के लिए जीना सीखा, खुद को डिस्कवर किया। एंड जेनी हैज़ फाउंड दैट शी मस्ट लिव फॉर हर सेल्फ। सो यहाँ से नावल की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।